हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का श्री समर्पण की ऑनलाइन क्लास में। हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं भारत के अफवाह तंत्र के बारे में, और पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि भारत का जो अफवाह तंत्र है उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया था। एक था हिमालय की नदियों का अफवाह तंत्र और दूसरा था प्रायद्वीपीय नदियों का अफवाह तंत्र। हम हिमालय की नदियों के अफवाह तंत्र में सिंधु द्रोणी, गंगा द्रोणी और ब्रह्मपुत्र द्रोणी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, या द्रोणी को कहें तो नदी तंत्र भी कह सकते हैं। तो जो दूसरा भाग है प्रायद्वीपीय नदियों के अफवाह तंत्र का, तो उसमें हम पढ़ चुके हैं नर्मदा द्रोणी, तापी द्रोणी और गोदावरी द्रोणी। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे इसके चौथे भाग की, और वो चौथा भाग है महानदी द्रोणी। कौन सा है? महानदी द्रोणी। तो आपको ये पहले भी बता चुके हैं कि द्रोणी यानी कि एक नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर जिस नदी तंत्र का निर्माण करती हैं वो एक नदी तंत्र या द्रोणी कहें या अफवाह तंत्र कहें। तो ये बड़े अफवाह तंत्र का छोटा भाग होता है। ठीक है, तो हम बात करें महानदी द्रोणी की। तो महानदी द्रोणी में हम बात करें इसकी जो प्रमुख नदी है महानदी, उसके उद्गम स्थान की, ठीक है, और उसके विस्तार की। तो बात करें महानदी द्रोणी के उद्गम स्थान की, तो जो महानदी का उद्गम स्थान है, महानदी का उद्गम स्थान है, यह है छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि। यानी कि महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ राज्य में जो उच्च भूमि है यानी कि जो पठारी भाग है, वहाँ से इसकी महानदी की क्या होती है, जो जल स्रोतों से उत्पत्ति होती है, और आगे चलकर यह उड़ीसा में बहती हुई कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो यहाँ से निकलने के बाद यह कहाँ जाती है? उड़ीसा में, और उड़ीसा में बहने के बाद में यह कहाँ गिरती है? पूर्व की ओर बहती है। तो जो पूर्व की ओर बहेगी नदी वो कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो यह है महानदी के बारे में। यानी सबसे पहले इसका उद्गम स्थान कहाँ है? छत्तीसगढ़ की जो मध्य की उच्च भूमि है वहाँ से इसका उद्गम होता है, और छत्तीसगढ़ में बहने के बाद ये जाती है उड़ीसा में, और उड़ीसा में बहने के बाद ये कहाँ जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। यानी छत्तीसगढ़ से निकलकर किस दिशा में बह रही है? पूर्व दिशा की ओर बह रही है, अतः यह कहाँ जाकर गिरेगी? बंगाली खाड़ी में जाकर गिरती है। अब बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी जो लंबाई है, इसकी महानदी की लंबाई है, ये आपकी बुक में दे रखी है 860 किलोमीटर। कितनी लंबाई दे रखी है? 860 किलोमीटर। और बाकी इसका जो बात करें हम इसके विस्तार की, यानी कि ये जो महानदी द्रोणी है इसका विस्तार कहाँ है? जैसे कि आप पढ़ चुके हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा। भाई छत्तीसगढ़ की मध्य भूमि से निकलती है और उड़ीसा में जाकर बहती है। ठीक है, और उसके साथ साथ ठीक है, यानी कि इसका जो मुख्य विस्तार है ये कहाँ है? इन्हीं दो राज्यों में इसका प्रमुख विस्तार है। ठीक है, अब बात करें इस महानदी की, तो महानदी पर भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वह इसी नदी पर बना हुआ है, और उसका नाम है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध।
इसी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। तो ये कुछ सामान्य जानकारियां महानदी द्रोणी के बारे में। इसके बाद जो अगली नदी द्रोणी है वो है कृष्णा द्रोणी। कौन सी द्रोणी है? कृष्णा द्रोणी, या द्रोणी को हम नदी तंत्र भी कह सकते हैं। तो कृष्णा द्रोणी के बारे में सबसे पहले इसका उद्गम स्थान पढ़ें। तो इस नदी का जो उद्गम स्थान है यह है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के पास में है। कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट के निकट महाबलेश्वरम। ठीक है, कहाँ है? महाबलेश्वरम है। और ये जो महाबलेश्वरम स्थान ये जैन धर्म से संबंधित भी है। तो इसका उद्गम स्थान कहाँ हो गया? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, यानी कि जो पश्चिमी तटीय मैदान के समीप में पश्चिमी घाट है, तो उसके पास में महाबलेश्वरम से इसका उद्गम होता है। और यहाँ से निकलकर यह नदी पूर्व की ओर बहती है, और पूर्व की ओर बहकर कहाँ जाकर गिरती है? वहीं बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है। अब बात करें कि जब महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो मध्य में इसका जो विस्तार है, यानी कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, या इसकी जो नदी द्रोणी है, नदी तंत्र, वो किन किन राज्यों में फैला हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करें इसके विस्तार की। इसका विस्तार महाराष्ट्र, भाई जब महाराष्ट्र से निकलती है तो महाराष्ट्र में इसका विस्तार होगा। महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक, ठीक है, भाई महाराष्ट्र से निकलती है, उसके बाद में कहाँ जाती है? कर्नाटक में जाती है, और आंध्र प्रदेश। यानी कि इन 3 राज्यों में क्या है? इसका विस्तार है। अब बात करें इसकी लंबाई की। तो देखो, ये जो कृष्णा नदी है ये इस महानदी से बड़ी है, या फिर कहें कि दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। ठीक है। और इसकी जो लंबाई है यह है 1400 किलोमीटर। कितनी है इसकी लंबाई? 1400 किलोमीटर है। बात करें इसकी सहायक नदियों की, तो इसकी सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी व भीमा। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं इसकी? सहायक नदियों की हम बात करें तो जैसे घाटप्रभा है, मूसी है, भीमा है, यह है, और इसके अलावा जैसे तुंगभद्रा है और कोयना है। ठीक है, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियों के नाम है। आए बात समझ में? तो ये किसके बारे में है? ये कृष्णा द्रोणी के बारे में है। यानी कि इसका उद्गम स्थान महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में जो स्थान है महाबलेश्वरम, वहाँ से इसका उद्गम होता है, और वहाँ से यह कहाँ बहती है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहकर कहाँ गिर जाती है? बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर, और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वह घाटप्रभा, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा, कोयना आदि है। आपने कोयना बांध का नाम सुना होगा। वो कोयना बांध इसी कोयना नदी पर है, जहाँ पर कि जो दक्षिण भारत में एक भूकंप में जो सबसे भयंकर भूकंप था वो आ चुका है।
ठीक है। उससे पहले उस भाग को क्या माना जाता था, प्रायद्वीप भाग को स्थिर माना जाता था। लेकिन इस क्षेत्र में, कोयना में और लातूर में भूकंप आने के बाद में उस क्षेत्र को वैज्ञानिक क्या मानते हैं, अस्थिर मानते हैं। तो ये बात किसके बारे में थी, कृष्णा द्रोणी के बारे में। और इसका जो अंतिम मुख्य द्रोणी है वो है कावेरी। कौन सी द्रोणी है, कावेरी द्रोणी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करें, कावेरी के उद्गम स्थान की बात करें। और कावेरी नदी का जो उद्गम स्थान है यह है कर्नाटक में पश्चिमी घाट में। कहाँ से है, कर्नाटक में पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी श्रृंखला से। इसका उद्गम स्थान क्या है, इसका उद्गम स्थान है कर्नाटक राज्य के भाई पश्चिमी घाट यहाँ भी फैला है पर कर्नाटक तक भी, तो पश्चिमी घाट की जो ब्रह्मगिरी श्रृंखला है, इन ब्रह्मगिरी श्रृंखला से इसका उद्गम होता है। और इसे उद्गम के बाद में जाकर कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। अब कर्नाटक से निकलने के बाद ये अन्य राज्यों में बहती है। तो हम इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। इसका विस्तार कहाँ है, इसका विस्तार है कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ है, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु में। अब बात करें इसकी जो सहायक नदियां हैं, किसकी, कावेरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये सहायक नदियाँ क्या होती है, मुख्य नदी थोड़ी छोटी होती हैं, तो जैसे अमरावती है, भवानी है, हेमावती है और काबिनी है। अमरावती, हेमावती, ठीक है। उसके अलावा जैसे भवानी है और काबिनी है, भवानी और काबिनी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बात करें इसकी लंबाई की तो इसकी जो लंबाई है, कावेरी नदी की लंबाई है, ये आपकी बुक में इसको 760 किलोमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 760 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। तो ये सामान्य जानकारी थी कावेरी द्रोणी के बारे में। अब हम आगे बात करें, देखो जो कावेरी नदी है, इस कावेरी नदी पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात, जिसका नाम है शिव समुद्रम। जलप्रपात के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम बात करें किसकी, कि इस कावेरी नदी पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, जिसका नाम है शिव समुद्रम। ठीक है, तो हम ये भी पढ़ लें कि भाई सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है भाई, ये तो कावेरी नदी पर है, और जो सबसे बड़ा है ये है गांधी, गरसोप्पा या जोग प्रपात। इसी के 3 नाम हैं, गांधी पर जलप्रपात कह दें, गरसोप्पा जलप्रपात कह दें, या जोग प्रपात या जलप्रपात कह दें। ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। बात करें दूसरे सबसे बड़े जलप्रपात की, जो कि शिव समुद्र है, और कहाँ पर स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये थी कुछ सामान्य जानकारियाँ। अब
जो प्रायद्वीपीय नदियों के अपोह तंत्र की जो प्रमुख द्रोणियां हैं, प्रमुख 6 द्रोणियां हैं जो हम पढ़ चुके हैं। कावेरी द्रोणी है, ठीक है, कृष्णा द्रोणी है, महानदी है, ये तो हम इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं नर्मदा द्रोणी, तापी द्रोणी और गोदावरी द्रोणी। तो इस प्रकार ये 6 द्रोणियां पूरी होती हैं। अब इन नदियों के अलावा भी कुछ ऐसी नदियां होती हैं या ऐसी नदियां हैं भारत में जो कि इनके साथ साथ पूर्व दिशा में बहती हैं और बंगाली खाड़ी में अपना जल ले जाकर गिरा देती हैं। तो उन नदियों में है जैसे दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी और सुवर्णरेखा। कौन कौन सी नदियां हैं? जैसे दामोदर, ब्रह्मणी, सुवर्णरेखा और वैतरणी। ये क्या है? ये पूर्व की ओर बहने वाली अन्य नदियाँ, ठीक है, पूर्व की ओर बहने वाली अन्य प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? दामोदर, ब्रह्मणी, सुवर्णरेखा और वैतरणी, ठीक है। अब ये तो था इसका अपोह तंत्र, प्रायद्वीपीय नदियों के अपोह तंत्र की कुछ सामान्य जानकारियाँ। अब इसके अलावा हम कुछ और जो छोटी मोटी बातें हैं उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं प्रायद्वीपीय नदियों के अपोह तंत्र के बारे में और उनके प्रमुख 6 नदी द्रोणियों के बारे में। अब हमें ये जो अपोह तंत्र से संबंधित है या फिर कहें कि जल स्रोतों से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियाँ, जैसे कि आप पहले जान चुके हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो पृथ्वी का कुल भाग है कि कुल भाग के कितने प्रतिशत भाग पर जल है, ठीक है। तो ये कितने प्रतिशत भाग पर जल होगा? यह 71% भाग पर। कितने प्रतिशत भाग पर है? 71 है, यानी कि 71% भाग पर क्या है? जल है। और ठीक है, और शेष भाग पर क्या है भाई? ये थल भाग कह सकते हैं उसको या भूमि है, ठीक है। ये जो 71% भाग है, ये जो 71% भाग है, इसका जो 97% भाग है, ये जो कुल जल है इसका 97% भाग क्या है? लवणीय जल है। क्या है? लवणीय जल है, यानी कि हम उसको पीने के काम नहीं ले सकते हैं। खारा पानी है, समुद्रों में, सागरों में, झीलों में है, जो कि हमारे के लिए कोई किसी काम का नहीं है, पीने के लिए हम काम में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। केवल कितने प्रतिशत? शेष जो 3% भाग है भाई, कुल भाग का 97% भाग क्या है? लवणीय जल है। केवल 3% भाग क्या है? मीठा जल है। और इस जल का अधिकांश भाग या कहें कि 3/4 भाग किस रूप में है? यानी कि जो शेष 3% भाग है मीठा जल, इसका अधिकांश या फिर कहें कि 3/4 भाग ये किस रूप में है? बर्फ के रूप में है, हिमालयों के रूप में है। किस रूप में है? हिमालयों के रूप में है। जैसे ध्रुवों पर जो बर्फ जमी है वो भी क्या है? मीठा जल है। इसके अलावा जो पहाड़ों की चोटियों पर जो बर्फ जमी होती है वो भी किस रूप में है? हिमालयों के रूप में है, शुद्ध जल है। यानी कि हमारे लिए जो पेय जल है, पीने लायक पानी है, वो बहुत ही सीमित है, ठीक है। यानी कि 1% से भी कम भाग क्या है? लगभग 1% भाग क्या है? हमारे उपयोग के लिए है या मीठा जल है, जिसको हम प्रयोग में ले सकते हैं, ठीक। तो ये क्या है? ये कुल जो जल है उसका भाग है। अब हमें नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अपोह तंत्र का जो कुछ भाग होता है वो झीलों के रूप में भी होता है। तो अब हम थोड़ी चर्चा करें झीलों के बारे में।
देखो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ें कि झीलों की परिभाषा क्या कह सकते हैं हम। कि जो पृथ्वी की सतह है, भाई झील आपने देखी होगी, झील क्या होती है, पृथ्वी की सतह पर कुछ जल भरा होता है, वो जल क्या होता है, किसी गर्त में या गहरे गड्ढे में जल होता है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर गर्त वाले भाग में, गर्त का मतलब क्या होता है, गड्ढा होता है, ठीक है, या जो नीचा स्थान होता है वो गड्ढा कहलाता है, गर्त कहलाता है। तो गर्त वाले भाग में जो जल भरा होता है उसे क्या कहते हैं, झील कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि पृथ्वी की सतह पर जो गहरा भाग होता है, गर्त होता है, उसमें जो जल भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, झील कहते हैं। और अगर मान लो कि ये झील का आकार बहुत बड़ा हो, यदि इस झील का आकार क्या हो, बहुत बड़ा हो, तो यह भाग क्या कहलाता है, सागर कहलाता है। क्या कहलाता है, सागर कहलाता है। ठीक है, जैसे हम उदाहरण दें, जैसे मृत सागर है, अरल सागर है, कैस्पियन सागर है तो झीलें, लेकिन चूंकि क्या है उनका विस्तार ज़्यादा है, इसलिए हम उसको झील न कर क्या कहते हैं, सागर कह देते हैं। तो उदाहरण दें तो कैस्पियन सागर, अरल सागर और मृत सागर। ठीक है, अब बात करें हमें कैस्पियन सागर की, तो देखो कैस्पियन सागर है, ये क्या है, जो विश्व की सबसे बड़ी झील, हम किसको कह सकते हैं, कैस्पियन सागर को कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कैस्पियन सागर को विश्व की सबसे बड़ी झील कह सकते हैं, या सबसे बड़ा सागर कह सकते हैं। ठीक है, वो जो मृत सागर है, ये विश्व में सबसे गहरा स्थान है। क्या है, विश्व में सबसे गहरा स्थान कौन सा है, मृत सागर है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसकी, झीलों की। अब आगे बात करें कि भारत की जो प्रमुख झील हैं उनके बारे में, क्योंकि अपवाह तंत्र में झीलों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए सबसे पहले हम जैसे झीलें, कुछ खारे पानी की झीलें होती हैं, मीठे पानी की झीलें होती हैं। खारे पानी की झीलें भी जैसे कुछ समुद्र तटों के पास में होती हैं, जिनको क्या कहते हैं, हम लेगुन झील कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम अगर बात करें इन झीलों की, तो सबसे पहले जैसे लेगुन झील, कुछ उदाहरण देखते हैं अपन। ठीक है, जैसे एक तो उड़ीसा में है चिल्का झील। ठीक है, दूसरा उदाहरण लें तो यह है पुलिकट झील। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कोलेरू, तो ये प्रमुख क्या हैं, लेगुन झीलें हैं। अब आगे बात करें जैसे लवणीय झीलों की, लवणीय झीलें जैसे एक तो क्या है, जो ये लेगुन झीलें होती हैं अधिकतर क्या होती हैं, लवणीय झीलें होती हैं, समुद्र किनारे होती हैं। लेकिन जो वास्तव में जो भूमि के अंत स्थित जो झीलें होती हैं, जैसे राजस्थान में जो अधिकतर झीलें हैं कैसी हैं, खारे पानी की झीलें, लवणीय झीलें हैं। तो हम जैसे उदाहरण लें, सांभर झील है, डीडवाना झील है, पचपदरा झील है। तो ये झीलें कैसी हैं, लवणीय झीलें या खारे पानी की झीलें हैं। इसके अलावा हम बात करें मीठे पानी की झीलों की, किसकी बात करें, मीठे पानी की झीलों की, जैसे डल, वुलर, भीमताल,
डल झील है, वुलर झील है, ये कश्मीर में है, ठीक है। भीमताल है, नैनीताल है, लोकटक झील है। तो ये क्या है, ये ताज़ा पानी की या कहें कि मीठे पानी की झीलें होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक बड़ा पानी है, ये भी क्या है, एक ताज़ा पानी की झील ही है, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी छोटी मोटी झीलें हैं। अब आगे बात करें, ये तो क्या है, लेगुन झीलें हैं, लवणीय झीलें और मीठे पानी की झीलें हैं। अब कुछ झीलें ऐसी होती हैं जो कि नदियों पर बांधों के बनने से, बांध बन जाता है, नदियों पर बांध बना दिए जाते हैं, तो उसके बाद में जो पानी इकट्ठा हो जाता है काफ़ी मात्रा में, तो वह भी क्या होता है, एक झील का आकार ले लेता है। तो हम उसका भी उदाहरण लें। नदियों पर बांध बनने से निर्मित झील, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गुरु गोविंद सागर। कौन सा है, गुरु गोविंद सागर। और यह किस बांध परियोजना से बना है, भाखड़ा नांगल परियोजना से। इसमें जब बांध बनाया गया था तब ये किसका जो पानी इकट्ठा होने से किसके रूप में कहलाने लगा है, गुरु गोविंद सागर के रूप में, ठीक है। तो ये कुछ झीलें हैं, उनका प्रकार है, उनके कुछ सामान्य उदाहरण हैं। तो इस प्रकार हम पढ़ चुके हैं भारत के अपोहा तंत्र के बारे में। अब आगे बात करें इसके जो महत्व है, नदियों का महत्व है। नदियों का महत्व जैसे नौकायन में होता है, परिवहन में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये झीलें, नदियां हैं, ये हमारे लिए क्या हैं, अत्यंत उपयोगी हैं। और इन झीलों नदियों का हमें क्या करना चाहिए, संरक्षण भी करना चाहिए। हालांकि भारत सरकार ने ऐसी अनेक परियोजनाएं चला रखी हैं, जैसे नदी संरक्षण परियोजना है, आप गंगा नदी में नमामि गंगे परियोजना पढ़ चुके हैं। उसी प्रकार नर्मदा नदी के में जो हम पढ़ चुके हैं, उसमें नमामि देवी नर्मदे परियोजना पढ़ चुके हैं, जो कि किसकी है, मध्य प्रदेश सरकार की है। और जो नमामि गंगे परियोजना है वो केंद्र सरकार के द्वारा जून 2014 में चलाई गई थी। तो इस प्रकार के अनेक प्रयास हैं जो सरकारों के द्वारा समय समय पर किए जाते हैं, हमारे इस अपोहा तंत्र को बनाए रखने के लिए, नदियों को संरक्षित करने के लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार ये जो नदियां हैं और झीलें हैं, ये हमारे दैनिक उपयोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो इस प्रकार ये हमारा तीसरा चैप्टर कंप्लीट होता है।